नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज के इस नए शो डिकोड में आपका स्वागत है। जब दुनिया एयर इंडिया विमान हादसे के शोक में डूबी हुई थी, तभी युद्ध की एक और नई खबर आ गई। आज सुबह इजराइल ने ईरान पर इस सदी का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यह हमला इतना बड़ा था कि इसमें ईरान के सेना प्रमुख, कई बड़े बड़े सेना अधिकारी और 3 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। यह हमला बिल्कुल नए तरीके से किया गया, जिसमें इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ईरान में 1600 किलोमीटर तक अंदर घुस गए और उन्होंने मनमाने तरीके से अपने टारगेट्स को नष्ट किया। इजराइल ने अपने से 75 गुना बड़े देश ईरान पर हमला क्यों किया, कैसे किया, आज हम इसी को आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद आपको एयर इंडिया विमान हादसे का नया अपडेट दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कि कैसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया और मृतकों के परिवारों से मुलाकात की। भारत सिविल एविएशन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है, लेकिन इस विमान दुर्घटना ने एक बार फिर से ये सवाल उठाए हैं कि अपने देश में हवाई यात्रा को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए अभी कई और कदम उठाने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि भारत में 90% मार्केट शेयर सिर्फ 2 एयरलाइंस के पास है और ये हैं इंडिगो और एयर इंडिया। दुनिया भर में जो विमान इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें भी 2 ही कंपनियों का एक छत्र राज है और इनमें भी एक है अमेरिका की बोइंग और दूसरी है फ्रांस की एयरबस। और आखिर में आंसुओं के समुद्र में डूबी उन परिवारों की कहानियां आपको दिखाएंगे जो एक दूसरे के साथ अभी और समय बिताना चाहते थे, अभी और दुनिया देखना चाहते थे, लेकिन इस ड्रीम लाइनर नाम के विमान ने उनके सारे ड्रीम्स यानी सपनों को बीच में ही तोड़ दिया। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने ईरान में घुसकर उसकी सभी न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट कर दिया है और ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मिलिट्री जनरल और उसके 3 बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर दी है। यह ठीक वैसा ही है जैसे शतरंज के खेल में पहली ही चाल में दुश्मन के वजीर को खत्म कर दिया जाए। 21वीं सदी में अब तक ऐसा नहीं हुआ था जब किसी देश की सेना दुश्मन देश के मिलिट्री चीफ, आर्मी चीफ के घर और उसके हेडक्वार्टर में घुस गई हो। लेकिन इस हमले में ऐसा ही हुआ और अब पूरी दुनिया में इस हमले की चर्चा हो रही है और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कल सुबह ईरान भी इजराइल पर एक बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान भी बदला तो जरूर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ जाएगी। यहाँ रेड सी से जो व्यापार होता है वो भी बंद हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा और पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफ़ी बढ़ जाएंगी। यानी ये युद्ध आपकी जेब पर भी भारी पड़ने वाला है और इसलिए आज सबसे पहले हम इसी युद्ध को आपके लिए डिकोड करेंगे, क्योंकि ये दुनिया की एक बहुत बड़ी घटना है। ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये इजराइल की सेना ने खुद जारी किए हैं और बताया है कि उसने ईरान पर इस सदी का सबसे बड़ा हमला कैसे किया है। ये तो हमले के वीडियोस आप देख रहे हैं, तेहरान पर कैसे हमला हुआ है। अब देखिए कुछ और वीडियोस जो इजराइल की सेना ने खुद जारी किए हैं कि यह हमला कैसे हुआ। Israel launched Operation Rising Lion. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. سخت نیز با سربلندی و عزت به در خواهد آمد. अभी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं।
लेकिन आज इजराइल से भारत एक सीख ले सकता है, और वो ये है कि हमला करने के साथ साथ उसके वीडियोस बनाने भी कितने ज़रूरी होते हैं। आपको याद होगा, भारत ने भी पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर बिल्कुल सटीक हमले किए थे, पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ले आया था, लेकिन हमने इसकी वैसी वीडियोग्राफी नहीं की जैसी आज इजराइल ने ईरान पर किए गए अपने इन हमलों की है। आज दुनिया में कोई भी देश, यहां तक कि ईरान भी इजराइल से इस हमले के सबूत मांग नहीं सकता, क्योंकि इजराइल ने खुद इस हमले के सारे सबूत इन वीडियोस को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिए। तो ये एक नया वॉरफेयर है, एक नई युद्ध नीति है कि जब इजराइल की सेना कहीं हमले पर निकलती है तो साथ साथ उस हमले की तस्वीरें भी बनाती है, वीडियोस भी बनाती है, और फिर खुद दुनिया को सारे सबूत देती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इजराइल की सेना ने ही जारी की हैं, जहां वो दिखा रहे हैं कि कैसे उनके फाइटर जेट्स अब निकल रहे हैं ईरान की तरफ, कैसे वो ईरान पर हमला कर रहे हैं। एक एक चीज, एक एक हमला उन्होंने रिकॉर्ड किया है, शूट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हम भी इजराइल से सीख सकते हैं कि जब भी हमला करो तो उसके सबूत भी अपने साथ साथ इकट्ठा करते चलो, उसके वीडियोस भी बनाते चलो। आपने देखा होगा, ऐसे वीडियोस आपको यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच में नहीं मिले होंगे, और भी बहुत सारे युद्ध इस दुनिया में हुए, ऐसे वीडियोस किसी ने जारी नहीं किए। इजराइल की सेना ने एक बिल्कुल नया जो वॉर का मॉडल है वो दुनिया के सामने पेश किया है कि कैसे ये जो वॉरफेयर है ये युद्ध के मैदान में भी चलता है और सोशल मीडिया पर भी चलता है। इजराइल की एक और बड़ी ताकत यह है कि वो अपने किसी भी ऑपरेशन को कभी लीक नहीं होने देता। 12 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यरूशलेम में यहूदियों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल वेस्टर्न वॉल पर पहुंचे, और यहां उन्होंने बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में इस्तेमाल हुआ एक कथन लिखा, जिसका हिंदी में मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्र जो शेर की तरह खुद को ऊपर उठाता है, एक ऐसा राष्ट्र जो शेर की तरह ऊपर उठता है। यह संदेश असल में ईरान के लिए उन्होंने लिखा था, जिसे ईरान समझ नहीं पाया, दुनिया में कोई भी नहीं समझ पाया, और आज 13 जून को इजराइल ने ईरान पर इस सदी का सबसे बड़ा हमला किया, और इस हमले का नाम रखा ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब आप इसका कनेक्शन समझ गए होंगे। इस ऑपरेशन के तहत ईरान पर 330 मिसाइलें दागी गईं, बॉम्ब और गोला बारूद दागे गए, और उसके 100 से ज्यादा ठिकानों को इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया। इनमें भी 6 ठिकाने ऐसे थे जहां ईरान के मिलिट्री बेस थे, या जहां वो न्यूक्लियर हथियार विकसित कर रहा था, उसके न्यूक्लियर साइट्स थे। सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने ईरान को जरा भी सोचने का और संभलने का मौका ही नहीं दिया। इजराइल ने सबसे पहले यूक्रेन की तरह विस्फोट से भरे हुए, बारूद से भरे हुए ड्रोन्स को सड़क या समुद्र के रास्ते चोरी छिपे ईरान के अंदर भेज दिया। ईरान में जिन ठिकानों पर हमले होने थे वहां ड्रोन बेस बनाए गए पहले से ही, और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगने दी। इसके बाद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया गया, यहां भी साइबर अटैक की मदद ली गई, और जिन रेडार्स को इजराइल का हमला रोकना था, जिस एयर डिफेंस सिस्टम को ये हमले रोकने थे, वो सब कुछ निष्क्रिय हो गए और उन्हें नष्ट कर दिया गया। यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने जो ड्रोन्स ईरान में पहले से तैनात किए हुए थे, उनकी मदद से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। युद्ध की भाषा में अगर आप कहें तो इसे कहना चाहिए दुश्मन के हाथ काट देना। जब एयर डिफेंस सिस्टम ही नष्ट हो जाए तो उस देश के लिए दुश्मन देश के हवाई हमलों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस हमले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया, रेडार काम नहीं कर रहे, तो ईरान दुश्मन देश के मिसाइलों को और उनके फाइटर जेट्स को रोकेगा कैसे? और इसीलिए इजराइल ने अपने 10, 20, 50, 100 नहीं, पूरे 200 लड़ाकू विमानों को अलग अलग चरणों में हमला करने के लिए भेजा, और इस दौरान हवा से सतह और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल ने किया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का दावा है कि इजराइल ने
5th जनरेशन के स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल किया इस हमले में, जिनमें अमेरिका का F-35 विमान भी हो सकता है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो चुका था, निष्क्रिय हो चुका था। इसलिए इजराइल की वायुसेना के लिए ईरान में हवाई हमले करके वापस लौटना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। जरा अंदाजा लगाइए कि 200 विमान इजराइल ने इस्तेमाल किए और ये सारे के सारे 200 विमान सुरक्षित वापस हमला करने के बाद लौट आए। इजराइल ने उन देशों को भी गलत साबित कर दिया जो ये कहा करते थे कि इजराइल की वायुसेना अपनी सीमा से 1000 किलोमीटर दूर ईरान में जाकर सटीक हमले कर ही नहीं सकती। यह भी एक अजूबा है। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईरान के जिन 6 मुख्य ठिकानों को निशाना बनाया गया वो इजराइल की सीमा से 1000 से 1600 किलोमीटर दूर थे। अब सोचिए ये कितना बड़ा अजूबा इजराइल ने करके दिखा दिया कि वो अपनी सीमा से 1000 से 1600 किलोमीटर दूर अंदर घुसकर ईरान की सीमा के अंदर जाकर वहां हमले करके वापस आ गए। इनमें ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट भी शामिल है, जहां ईरान अपने परमाणु हथियारों को विकसित कर रहा था। यह वो जगह है जिसे नतांज कहते हैं। इसके अलावा ईरान की न्यूक्लियर रिएक्टर साइट्स, प्लूटोनियम और यूरेनियम के रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर लैब्स, ईरान का मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर और उसके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एयरबेस को भी इजराइल ने नष्ट कर दिया। इस बात से भी पूरी दुनिया हैरान है कि इजराइल ने ईरान की सेना की टॉप लीडरशिप का नामो निशान मिटा दिया। इनमें ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हत्या कर दी गई। उनका नाम था मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी। वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के बाद अपने देश के सेकंड हाईएस्ट कमांडर थे और तीनों सेनाओं का नेतृत्व उन्हीं के पास था। लेकिन इजराइल ने इस जनरल को उसी हेडक्वार्टर के मीटिंग रूम में घुसकर मारा, जिसके आसपास सुरक्षा के 5 बड़े बड़े घेरे बने हुए थे। यानी इनके दफ्तर में घुसकर हत्या हुई। ईरान के मिलिट्री चीफ जनरल हुसैन सलामी की भी इसमें मौत हो गई और वो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर इन चीफ थे। ये ईरान की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है और सोचिए इसी के चीफ को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया पहले ही दिन। इसके अलावा ईरान की सेना के डिप्टी कमांडर इन चीफ जनरल रशीद समेत सेना की जो टॉप लीडरशिप थी, सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्हें भी इजराइल की वायुसेना ने खत्म कर दिया है एक ही दिन में। अब सोचिए उस सेना का हाल क्या होगा जिनका आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक ही दिन में समाप्त हो जाए। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने उन घरों को निशाना बनाया जहां ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहते थे। इनमें ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष फेरदून अब्बासी और तेहरान की इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी की भी हत्या कर दी गई। ये दोनों न्यूक्लियर साइंटिस्ट अपने अपने घरों में थे, सोचते थे कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और ऐसा दावा किया गया है कि इजराइल ने ऐसा हमला किया कि इसमें इनकी मौत हो गई और बाकी के लोग वहां बच गए। मतलब इतना प्रिसीजन स्ट्राइक था। उन्होंने ऐसा हमला किया कि जिसको मारना था उसी तक हमला पहुंचा और बाकी लोगों को हाथ तक नहीं लगाया गया। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि इजराइल ने अचानक से ईरान पर यह हमला क्यों किया और उसके न्यूक्लियर साइट्स को अपना निशाना क्यों बनाया। तो इसका कारण यह है कि इजराइल के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था। न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए यूरेनियम धातु को पहले छांटा जाता है। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है और उसमें 90% की प्योरिटी लाई जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो वो देश फिर न्यूक्लियर हथियार बनाने में सक्षम हो जाता है और ईरान के मामले में ईरान ऐसा करने के बहुत ही करीब पहुंच चुका था। वो यूरेनियम में 60% तक प्योरिटी ला चुका था। अगले कुछ महीनों में वो न्यूक्लियर टेस्ट करके अपने खुद के न्यूक्लियर हथियार बना सकता था, जिसके बारे में इजराइल को पता चल गया और उसने इसी के आधार पर, इसी जानकारी के आधार पर इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स और उसकी सेना की टॉप लीडरशिप को इस हमले में खत्म कर दिया। आज ईरान की स्थिति ऐसी है कि वो इजराइल पर हमला तो करना चाहता है, लेकिन उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मिलिट्री चीफ और बाकी के बड़े सैनिक अधिकारी इस हमले में मारे जा चुके हैं। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion,
a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. तो आप ये देखिए कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो खुद इस हमले को एक तरीके से लीड कर रहे हैं। प्रेस से बात करनी हो, इस हमले के बारे में नई जानकारी देनी हो, सब कुछ वो खुद कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब होता है परमाणु हथियारों से हुआ ऐसा विनाश जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएं और पूरी सभ्यता या पूरे के पूरे देश समाप्त हो जाए। यह शब्द क्यों बार बार चलन में आता है, सुनने में मिलता है? यहूदियों के साथ दूसरे विश्व युद्ध में ऐसा हो चुका है जब इसी तरह के होलोकॉस्ट में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी थी और उन्हें नर्क जैसी यातनाएं दी गई थीं। उनके लिए यातना शिविर बनाए गए थे और वहां इन्हें रखा गया था। लाखों यहूदियों की हत्या यहां पर की गई थी और हत्या करने से पहले उन्हें बहुत यातनाएं दी गई। और इसीलिए इजराइल को होलोकॉस्ट को लेकर इजराइल हमेशा बहुत गंभीर रहा है और वो ये नहीं चाहता कि दोबारा कभी भी उसके साथ ऐसा हो। इस बार इस होलोकॉस्ट शब्द को उन्होंने एक नया आयाम दिया है। अब वो कह रहे हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट करने वाला था और इजराइल इस मामले को लेकर बहुत ही संवेदनशील है कि जो उनके साथ पहले एक बार हो चुका है, अब वो नहीं चाहते कि दोबारा उनके साथ ऐसा हो। मिडिल ईस्ट का जो इलाका है, वहां कुल मिलाकर 16 देश हैं और इनमें इजराइल अकेला ऐसा देश है जहां की बहुसंख्यक आबादी गैर मुस्लिम है। और ये आबादी जो है इजराइल की, ये यहूदी धर्म को मानते हैं, ये यहूदी है। यहां बहुत सारे लोगों को यह हैरानी हो रही है कि जिस क्षेत्र में 15 मुस्लिम देश हैं आपके आसपास, वहां इजराइल जैसे एक छोटे से देश ने अपने से 75 गुना बड़े देश ईरान पर ऐसा हमला करने की हिम्मत कैसे दिखाई। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो इजराइल का कुल क्षेत्रफल है 21,937 वर्ग किलोमीटर, केवल 21,000, जबकि ईरान का कुल क्षेत्रफल है 16,48,000 वर्ग किलोमीटर। यानी ईरान जैसे देश में 75 इजराइल बन सकते हैं। इजराइल से 75 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में ईरान। इसके अलावा इजराइल की आबादी सिर्फ 95 लाख है, जबकि ईरान की आबादी लगभग 9.25 करोड़ है। आबादी के लिहाज से भी एक ईरान जैसे देश में 10 इजराइल की आबादी समा सकती है। यह तुलना इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि क्षेत्रफल और आबादी से कुछ नहीं होता। क्षेत्रफल और आबादी के मामले में इजराइल का ईरान से कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद इतने छोटे से देश ने ईरान को हिला कर रख दिया। इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान इजराइल को इस्लाम धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा बताता है, लेकिन इसके बावजूद मिडिल ईस्ट का एक भी इस्लामिक देश आज ईरान के साथ खड़ा नहीं है। इन इस्लामिक देशों ने ईरान पर हुए हमले की निंदा तो की है, पाकिस्तान ने भी बड़ी निंदा की है, लेकिन ईरान को कोई सैन्य मदद किसी ने नहीं भेजी, निंदा करके पीछे हट गए। इजराइल की वायुसेना इराक, जॉर्डन, सीरिया और सऊदी अरब जैसे देशों को लांघ कर ईरान की सीमा तक पहुंच गई और सीमा के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन ईरान को इन देशों से कोई सहयोग नहीं मिला। और इसलिए आज बड़ा सवाल यह भी है कि जब ईरान इस्लाम धर्म के नाम पर इजराइल से यह लड़ाई लड़ रहा है, धर्म के नाम पर, तो फिर भी उसे इस्लामिक देशों का साथ क्यों नहीं मिला? तो इसका कारण यह है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनना चाहता है, अपने आप को एक परमाणु देश बनाना चाहता है। यह उसका सपना है। दुनिया में इस वक्त सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं और इनमें भी मिडिल ईस्ट में इजराइल को छोड़कर बाकी किसी मुस्लिम देश के पास अपने परमाणु हथियार नहीं है। और इन देशों को भी डर है कि अगर ईरान ने अपने परमाणु हथियार विकसित कर लिए तो वो भविष्य में उन्हें भी ब्लैकमेल करेगा और उन्हें डरा कर रखेगा, जिसके कारण आज ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला होने से ये सारे देश अंदर ही अंदर शायद खुश होंगे। और कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश परमाणु हथियार विकसित कर ले। इसलिए
इजराइल भी कभी इस मामले में खुलकर बात नहीं करता। पूरी दुनिया में कुल 57 मुस्लिम देश हैं, जिनमें से सिर्फ एक देश पाकिस्तान के पास अपने परमाणु हथियार हैं, बाकी किसी के पास नहीं, और बाकी किसी मुस्लिम देश के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है। हालांकि इस बार भारत ने भी पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर ब्लफ को एक्सपोज कर दिया था कि अब हम उसकी इस परमाणु हथियार वाली धमकी से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए इन परमाणु हथियारों को रखने का भी इस बार पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमजोरियों को अपनी कामयाबी में रुकावट बना लेते हैं, लेकिन यहाँ इजराइल के केस स्टडी जो है वो बड़ी शानदार केस स्टडी है। इससे पूरी दुनिया और आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वर्ष 1948 में जब इजराइल अस्तित्व में आया, तब उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि वो एक बहुत ही छोटा सा देश है, और अगर मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े देशों से उसका युद्ध हुआ तो शायद उसका ये छोटा सा देश भी समाप्त हो जाएगा। और यही सोचकर इजराइल ने अपनी सेना, अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद और अपने हथियारों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित किया। आज इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उससे बड़े बड़े देश भी मुकाबला नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी के आधार पर इजराइल की जो सेना है वो तो बड़ी छोटी है, लेकिन वो छोटी सी सेना भी टेक्नोलॉजी के वजह से, लेटेस्ट हथियारों की वजह से किसी भी बड़े देश पर हमला कर सकती है। आज भी इजराइल के हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा कॉम्बैट ड्रोन से हमला किया, लेकिन इजराइल ने इन सारे हमलों को नाकाम कर दिया और पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि उसके पास सबसे खतरनाक और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। इजराइल के पास 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें आयरन डोम 70 किलोमीटर, डेविड्स स्लिंग नाम के एयर डिफेंस सिस्टम से 300 किलोमीटर और एरो एयर डिफेंस सिस्टम से 2400 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को मार गिराया जा सकता है, और यह अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। तो आप देखिए इजराइल ने कैसे अपने आप को अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की वजह से बिल्कुल सुरक्षित करके रखा हुआ है। वो एक बहुत मजबूत छाते की तरह इजराइल के ऊपर रहते हैं। इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल ने अपने लिए रखे हैं। हर प्रकार की मिसाइल के लिए, हर प्रकार के हमले के लिए उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी ये टेक्नोलॉजी ये है जो इजराइल को इतना मजबूत बनाती है। और आप खुद देखिए कि इजराइल हर बार नए तरीके से हमले करता है। लेबनान में उसने पेजर्स में धमाके किए, यमन में उसने मिसाइल हमले किए, और अब ईरान में उसने 100 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट किया, और ईरान भी इनमें से एक भी हमले को रोक नहीं पाया। हालांकि आज ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो इजराइल से इस हमले का बदला जरूर लेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि असली शेर कौन है। گر خواهد داد رژیمی که امروز منفورترین موجودیت نزد افکار عمومی جهانیان مردم منطقه و ملت ایران است و با هدایت و رهبری فرمانده معظم کل قوا از این میدان سخت نیز با سربلندی و عزت به در خواهد آمد. क्षेत्रफल के मामले में ईरान इजराइल से 75 गुना बड़ा है, आबादी के मामले में 10 गुना बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था इजराइल से काफी छोटी है। इजराइल दुनिया की 27वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ईरान इसमें 46वें नंबर पर है। इजराइल 2 वर्षों से गाजा में युद्ध लड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल का जीडीपी ग्रोथ रेट 3.2% है, जबकि ईरान का सिर्फ 0.3%। इजराइल के पास दुनिया की 15वीं सबसे शक्तिशाली सेना है और ईरान के पास दुनिया की 16वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। यानी इन दोनों को अगर आप देखेंगे, दोनों आसपास हैं, एक 15वें नंबर पर है, दूसरा 16वें नंबर पर है। इजराइल के पास 1,70,000 जवानों की सेना है। देखिए कितनी छोटी है, 1,70,000 जवान है केवल, और ईरान के पास 6,10,000 जवानों की सेना है। इजराइल का 1 साल का रक्षा बजट 2,60,000 करोड़ रुपए का है और ईरान के 2 साल के रक्षा बजट के ये बराबर है। इजराइल के पास 240 लड़ाकू विमान हैं और ईरान के पास 188 लड़ाकू विमान हैं। हालांकि मिसाइल और ड्रोन्स के मामले में दोनों देश ही काफी शक्तिशाली हैं। ईरान के पास फतह नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी जो स्पीड है वो आवाज की गति से 15 गुना ज्यादा बताई जाती है। ये ऐसी मिसाइल है जिसे रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना, और इसलिए अगर ईरान इस मिसाइल को इजराइल पर दाग देता है तो इससे इजराइल बैकफुट पर आ सकता है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी दावा करते हैं कि ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल है ही नहीं
और वो सिर्फ दुनिया को डराने के लिए ये बात बताता है कि उसके पास ये सारी मिसाइल्स हैं। वो चाहता है कि वो दुनिया को गुमराह करे और दुनिया इस मिसाइल के नाम से उससे डरती रहे। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल की सेना कितनी आगे निकल चुकी है वो आप आज इन तस्वीरों से समझिए। आज इजराइल की वायुसेना ने ईरान में जिन 100 ठिकानों को निशाना बनाया वो सारे हमले प्रिसीजन अटैक माने जाते हैं। इसका मतलब होता है एक ऐसा हमला जिसमें एक निर्धारित टारगेट को ही नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे अगर किसी बिल्डिंग में 7वें फ्लोर पर किसी फ्लैट को निशाना बनाना है, किसी अपार्टमेंट को निशाना बनाना है, तो इजराइल सिर्फ उसी अपार्टमेंट पर ड्रोन से हमला करके अपने दुश्मन को खत्म कर देगा और बाकी के किसी बिल्डिंग के हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतनी ज्यादा सटीक जो है ये उनकी मिसाइल होती है। इतने सटीक हमले होते हैं कि जिस अपार्टमेंट में, जिस कमरे में हमला करना है वो हमला वहीं होगा। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को भी ऐसे ही मारा था और अब ईरान के सेना प्रमुख और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी ऐसे ही उनके दफ्तर और घर में प्रिसीजन अटैक्स के जरिए मारा है। इससे पहले काबुल में आपको याद होगा अल-कायदा के चीफ अल-जवाहिरी को भी अमेरिका की सेना ने बिल्कुल इसी तरह एक प्रिसीजन अटैक में ड्रोन हमला करके मारा था। और भारत ने भी पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरह के सटीक हमले किए थे और हमारे हमलों में भी सिर्फ आतंकवादी ही मारे गए थे, सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचा था। तो ये अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है दुनिया में जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल अगर आप एक फ्लैट नंबर उसमें फिक्स कर देंगे कि इसी फ्लैट में, इसी इमारत के इस कमरे में अटैक करना है तो वहीं अटैक होगा। इजराइल और ईरान में एक और बड़ा अंतर यह है कि जहां एक तरफ ईरान में बहुत सारे लोग इजराइल के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं, उन पर गद्दारी करने के आरोप हैं, वहीं इजराइल के लोग इस मामले में कहीं ज्यादा ईमानदार और देशभक्त हैं। आप इजराइल के जितने भी हमलों को देखेंगे आपको पता चलेगा कि इजराइल जब भी हमले की योजना बनाता है उसमें कहीं भी कोई लीकेज नहीं होती। इजराइल इन ऑपरेशंस को बिल्कुल गोपनीय बनाए रखने में हर बार सफल रहता है। दूसरा, इजराइल हमले से पहले ऐसा कुछ जरूर करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे इजराइल में जब ईरान पर हमला करने के लिए बैठकें चल रही थी, अब आप इसको सोचकर देखिए, इजराइल में बैठकें चल रही हैं एक के बाद एक, उन बैठकों में तैयारी हो रही है कि ईरान पर हमला कैसे करना है, लेकिन वहां के मीडिया ने पूरी दुनिया को यह बताया कि ये सारी बैठकें असल में गाजा में बंधक बनाए गए इजरायलियों को छुड़ाने के लिए हो रही है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि उन्होंने इजराइल को ईरान पर हमला करने से मना किया है, तब इजराइल ने इन खबरों का कहीं भी खंडन नहीं किया और इससे ईरान को यह लगने लगा कि अगर अमेरिका ने इजराइल को उसको रोक दिया है, इजराइल को मना कर दिया है, तो अब इजराइल इसके बाद कोई हमला नहीं करेगा। और इस हमले से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने मीडिया को एक बयान जारी किया। वो बयान यह था कि इस महीने की 17 तारीख को बेंजामिन नेतन्याहू अपने बेटे की शादी के लिए छुट्टियों पर जा रहे हैं, जिससे ईरान को यह लगने लगा कि अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद ही छुट्टी पर जा रहे हैं, उनके घर में उनके बेटे की शादी है, तो इजराइल उनकी गैर मौजूदगी में ईरान पर कभी कोई हमला कर ही नहीं सकता। और ईरान बड़े आराम से चुपचाप बैठ गया ये सोचकर कि नेतन्याहू तो अपने बेटे की शादी में व्यस्त है। लेकिन यह भी इजराइल की एक रणनीति थी। मीडिया में दिखाया जा रहा था कि नेतन्याहू अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वो हमले की तैयारी कर रहे थे। यहां आपको यह भी देखना होगा कि इजराइल के मीडिया ने इजराइल की सरकार का कितना साथ दिया और दुश्मन देश को गुमराह किया। लेकिन हमारे देश में ऐसे न जाने कितने तथाकथित पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं और भी लोग हैं जो पाकिस्तान की मदद करते हैं और अपनी सेना पर सवाल उठाते हैं। इस हमले के बाद दुनिया अब 2 हिस्सों में बंट गई है या बंट सकती है। इसमें एक तरफ ईरान को रशिया और चीन जैसे बड़े देशों का साथ मिल रहा है। चीन और रशिया, सोचिए 2 बड़े देश ईरान की तरफ हैं। इन दोनों देशों ने इजराइल के हमले की निंदा की है। इसके अलावा ईरान के पास उसके प्रॉक्सी संगठनों का भी समर्थन है। ईरान असल में कैसे ऑपरेट करता है? अपनी सेना के जरिए नहीं, दूसरे आतंकवादी संगठनों के जरिए वो ऑपरेट करता है, हमला दूसरों से करवाता है, जिनमें एक है
गाजा का हमास, और दूसरा है लेबनान का हिजबुल्ला, और तीसरा है यमन का हूती संगठन। अब इसमें हमास और हिजबुल्ला को इजराइल पहले ही कमजोर कर चुका है, उनकी कमर तोड़ चुका है। अब वो ईरान के भी किसी काम के नहीं रहे। हालांकि यमन में हूती के लड़ाके जो हैं वो अभी ईरान का साथ देने के लिए रेड सी में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, जिससे इस रूट से होने वाला दुनिया का 15% व्यापार और 12% कच्चे तेल का व्यापार आगे चलकर प्रभावित हो सकता है। और आज भी इस हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में एक ही दिन में 13% की वृद्धि हो गई है। और आने वाले दिनों में ये युद्ध अगर ज़्यादा खिंचा तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है और इससे महंगाई बढ़ सकती है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, पश्चिमी देश खड़े हैं और मिडिल ईस्ट के भी कई देशों की अमेरिका के साथ साझेदारी है। इसलिए मजबूरी में वो भी इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अमेरिका के पार्टनर है। इसलिए इन देशों का भी अनौपचारिक समर्थन इजराइल को ही मिलेगा। और इनमें सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका पर आरोप लग रहा है कि उसने इस हमले में इजराइल का साथ दिया है। और राष्ट्रपति ट्रंप जब ईरान के साथ सिविल न्यूक्लियर डील करना चाहते थे, उसी समय पर यह हमला कराया गया, जिससे अमेरिका की भूमिका पर ईरान को शक हो रहा है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि उसे इस हमले के बारे में कुछ नहीं पता था और राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल को यह हमला करने से रोका भी था। आज प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका की बात नहीं मानी और इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। इजराइल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नेतन्याहू युद्ध से सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत रखना चाहते हैं। यह युद्ध नेतन्याहू के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनकी जो अंदरूनी राजनीति है उसमें उन्हें इस युद्ध का बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अंदर के फैक्टर हैं इजराइल के, नेतन्याहू की अपनी पॉलिटिक्स भी है और अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स भी इसमें है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इजराइल जैसे छोटे से देश ने अपने से 75 गुना बड़े देश ईरान पर इतना जबरदस्त हमला कर दिया, पहले ही दिन उनके आर्मी चीफ की हत्या कर दी। अब आपको एयर इंडिया विमान हादसे का नया अपडेट देते हैं। पहला बड़ा अपडेट यह है कि एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिसमें 241 लोग एयर इंडिया के विमान में मौजूद थे और 21 लोग उस हॉस्टल में थे जो अहमदाबाद के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर यह विमान जाकर क्रैश हुआ। दूसरा, गुजरात एटीएस ने इस विमान के मलबे से ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया है, जिसमें फ्लाइट का पूरा डिजिटल डेटा रिकॉर्ड होता है। तीसरा, प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मृतकों के शव बुरी तरह से झुलस चुके हैं। कल भी हम आपको बता चुके हैं कि इस प्लेन के अंदर 1.25 लाख लीटर ईंधन मौजूद था और जब ये प्लेन गिरा तो उसमें जबरदस्त आग लग गई। तापमान इतना ऊंचा हो गया कि बहुत सारे ज्यादातर जो यात्री थे वो आग में ही झुलस गए। चौथा, पुलिस स्नाइपर डॉग्स की मदद ले रही है ताकि मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा सके। और पांचवां, अब 7 एजेंसियां मिलकर इस विमान हादसे की जांच करेंगी, जिनमें भारत की 4 हैं, ब्रिटेन की 2 एजेंसी हैं और अमेरिका की भी 1 एजेंसी शामिल है। और आखिरी अपडेट यह कि इस हादसे के बाद डीजीसीए ने फैसला किया है कि अब भारत में बोइंग के सभी 787 ड्रीम लाइनर विमानों की जांच की जाएगी और यह जांच 15 जून से ही शुरू होगी। आज सुबह करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा किया, जहां पर यह विमान दुर्घटना हुई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी घायलों से मिलने के लिए अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल भी गए, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और उन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर वहां के अधिकारियों के साथ विमान दुर्घटना पर एक समीक्षा बैठक भी की।
इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री मौजूद थे, जिनमें एक यात्री काफी भाग्यशाली निकला और उस यात्री का नाम है विश्वास कुमार रमेश। और ये जो यात्री हैं ये ब्रिटेन के नागरिक हैं। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में आजकल इनकी चर्चा हो रही है क्योंकि ये कितने भाग्यशाली हैं। 38 साल के विश्वास फ्लाइट में 11A नंबर की विंडो सीट पर बैठे थे, जो क्रैश के बाद खिड़की से बाहर गिरी और किसी तरीके से उनकी जान बच गई। आज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनसे मुलाकात की अस्पताल में और इस पूरे हादसे पर उनसे पूरी जानकारी ली है। इस पैसेंजर का बचना एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है क्योंकि ये उस फ्लाइट में मौजूद थे और ये बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था, उन आखिरी 30 सेकंड में क्या हुआ था। और क्योंकि इनके अलावा उस फ्लाइट में जितने भी लोग थे किसी की जान नहीं बची। और आज डीडी न्यूज़ ने उनसे एक एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप भी सुनिए कि दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति ने आज क्या कहा। प्रधानमंत्री आपके पास पहुंचे, क्या बोले प्रधानमंत्री? क्या बोलूँ, सर ने पूछा कि क्या कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया कैसे ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले ऐसे, और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से ये कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। कल से तो अच्छा है, तबीयत कल से बेटर है। हाँ। इस दुर्घटना ने कई मूलभूत सवाल खड़े किए हैं जिन्हें आज डिकोड करना जरूरी है। अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन बाजार भारत में है। भारत में हर साल 16 करोड़ और हर दिन लगभग 4.5 लाख लोग हवाई यात्रा करते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि भारत इतना बड़ा बाजार तो बन गया, लेकिन हमने इसके हिसाब से क्या खुद को तैयार किया है? आज भी डोमेस्टिक एयरलाइंस में 90% से ज़्यादा हिस्सेदारी सिर्फ 2 एयरलाइंस के पास है। इनमें इंडिगो की हिस्सेदारी 63.7% और एयर इंडिया की 27.3%। दोनों एयरलाइन मिलकर 90% मार्केट शेयर के साथ हैं। सोचिए, अगर हर 100 में से 90 उड़ानें इन्हीं दोनों एयरलाइंस की होंगी
तो लोगों के पास विकल्प कहां से आएंगे, और अगर विकल्प नहीं होंगे तो बेहतर सुविधाएं और सेवाएं कैसे होंगी। दूसरा, यह समस्या यात्री विमान बनाने वाली कंपनियों के साथ भी है। भारत समेत पूरी दुनिया में सभी एयरलाइंस सिर्फ 2 ही कंपनियों के विमानों का इस्तेमाल करती हैं, जिनमें एक है अमेरिका की बोइंग और दूसरी है एयरबस। भारत में डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए इस्तेमाल होने वाले 81% विमान एयरबस के हैं और 12% विमान बोइंग के हैं, जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 55% विमान एयरबस के हैं और 44% विमान बोइंग के हैं। यानी इस दुर्घटना के बाद भी भारत समेत पूरी दुनिया के पास कोई और विकल्प नहीं है कि वो किसी तीसरी कंपनी का विमान इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इस बाजार पर भी सिर्फ इन 2 कंपनियों का एक छत्र राज है। इनमें भी एयरबस कंपनी ने कहा है कि अगले 20 सालों में 43,000 नए विमानों का ऑर्डर आ सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर भारत के होंगे। तीसरी चुनौती यह है कि कॉस्ट कटिंग के लिए लगभग सभी एयरलाइंस क्वालिफाइड इंजीनियर्स की जगह अब जूनियर टेक्नीशियंस को रखने लगी हैं, जो टेक ऑफ से पहले विमान की पूरी जांच करते हैं, और इसमें अक्सर लापरवाही हो जाती है। डीजीसीए ने वर्ष 2022 में सभी एयरलाइंस को एक सर्कुलर जारी किया था और कहा था कि जूनियर टेक्नीशियंस को नौकरी पर रखने से फ्लाइट की जांच ठीक से नहीं हो पा रही है। इसके कारण दुर्घटना का डर बना रहता है, लेकिन अब भी कुछ एयरलाइंस इन निर्देशों का पालन नहीं करती और वो पैसा बचाने के लिए जूनियर टेक्नीशियंस को ही अभी भी अपने यहां रखती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि विमान के फ्यूल, हवाई रूट्स और एयरपोर्ट के खर्च को एयरलाइंस कम नहीं कर सकती, और यह खर्च जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन जो कर्मचारियों की तनख्वाह है उसमें जरूर एयरलाइंस पैसा बचा सकती हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। चौथा, हमारे देश में पायलट्स की भी बहुत कमी है। भारत में इस समय 11,775 पायलट्स हैं, जबकि हमें वर्ष 2029 तक 22,900 पायलट्स की आवश्यकता होगी। यानी अगले 4 वर्षों में अतिरिक्त 10,000 पायलट्स की आवश्यकता है। ये कहां से आएंगे? हमारे पास कितने ट्रेनिंग स्कूल या इंस्टीट्यूट्स हैं? पांचवा, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विमान को उड़ान भरने की इजाजत देते हैं और उसे पूरा कंट्रोल करते हैं, उसकी गतिविधियों को पर नजर रखते हैं, उसमें भी हमारे देश में बहुत कमी है। वर्ष 2024 तक भारत को 5,500 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की आवश्यकता थी, जबकि हमारे पास इससे 70% कम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं। इस घटना के बाद दुनिया भर में भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार भी हो रहा है और भारत की छवि एक ऐसे देश की बनाई जा रही है जहां हवाई यात्रा सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज हम आपको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी रैंकिंग्स दिखाना चाहते हैं, जिसमें भारत 48वें स्थान पर है, जबकि चीन जैसे देश 49वें स्थान पर, इजराइल 50, तुर्की 54, डेनमार्क 55, पोलैंड 60 और पाकिस्तान तो 100वें नंबर पर है। भारत में हर साल 16 करोड़ लोग हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन हमारे देश में पिछले 16 वर्षों में सिर्फ एयर क्रैश की 3 घटनाएं हुई हैं। और यह बात हमने आपको कल भी बताई थी कि वर्ष 1945 से 2022 के बीच सबसे ज्यादा विमान दुर्घटनाएं अमेरिका में हुई, जिनकी संख्या है 864। इसके बाद रशिया में 539, कनाडा में 191, ब्राजील में 190, ब्रिटेन में 110, जबकि भारत में इन 77 वर्षों में सिर्फ 95 विमान हादसे हुए हैं। इसलिए यह दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो है, इसकी जांच भी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए भारत को बदनाम करना ठीक नहीं होगा। जब हम इस दुनिया में आते हैं और जीवन शुरू करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि जीवन हमारा अधिकार है, इन सांसों पर हमारा अधिकार है, और मौत एक डर है जो अभी हमसे बहुत दूर है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी बेवफा है और मौत हमेशा समय पर आती है। जब हमारी सांसें चल रही होती हैं तब भी मौत हमारे ठीक पीछे खड़ी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमें नजर नहीं आती, और मौत हमेशा समय पर आती है, कभी लेट नहीं होती। मृत्यु किसी से कोई भेदभाव नहीं करती, कोई पक्षपात नहीं करती। मृत्यु उम्र, जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी कुछ नहीं देखती। एयर इंडिया की उड़ान में किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पति, किसी की पत्नी सफर कर रहे थे। 241 यात्रियों में नेता, डॉक्टर, बिजनेसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, छात्र, अमीर, गरीब सब शामिल थे। इस विमान में नई उम्मीदों का एक पूरा की पूरा शहर उड़ान भर रहा था। कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से। किसी परिवार ने लंदन में नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखा तो कोई वहां अपनी छुट्टियां बिताने जा रहा था। कुछ माता पिता अपने बच्चों से मिलने जा रहे थे। लेकिन 30 सेकंड के अंदर ड्रीम लाइनर नाम के इस विमान में सबके ड्रीम्स यानी सबके सपने जलकर राख हो गए।
इस हादसे की वजह से एक बेटे का अपने पिता के साथ किया गया वादा अधूरा रह गया। सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक पिता और पुत्र की कहानी। और इस बेटे ने अपने पिता से वादा किया था, और ये वादा किसी और ने नहीं बल्कि इस विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल ने अपने पिता से किया था। इस हादसे में जान गंवाने वालों में विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल भी शामिल है। कैप्टन सुमित सबरवाल की कहानी आपको भावुक कर देगी। कैप्टन सुमित ने अपने 88 साल के पिता से यह वादा किया था कि वो बहुत जल्द अपनी नौकरी से एक ब्रेक लेंगे और फिर उनके साथ बहुत सारा समय बिताएंगे, अच्छा समय गुजारेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। सुमित ने 1994 में एयर इंडिया ज्वाइन किया था। पिछले 31 सालों से विमान उड़ा रहे थे लगातार। उनके पास 8,200 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। कैप्टन सुमित सबरवाल ने लगभग 342 दिन एक तरीके से विमान उड़ाते हुए ही अपनी जिंदगी के गुजार दिए, अगर इनको हम दिन में कन्वर्ट करें 8,000 घंटों को, सिर्फ इस इंतज़ार में कि एक दिन वो अपने बुजुर्ग पिता की सेवा करेंगे, उनके साथ बहुत सारा समय बिताएंगे, एक दिन वो जीवन में सब कुछ हासिल कर लेंगे और फिर एक ब्रेक लेंगे और फिर पिता के साथ रहेंगे। कैप्टन सुमित अविवाहित थे और अपने पिता के साथ मुंबई में रहते थे। और जैसे ही इस हादसे की खबर पिता को मिली, पिता ने क्या कहा आप देखिए। वो बहुत ही अच्छे पायलट थे, बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे। उनकी सदगति से एयर इंडिया को बहुत ही नुकसान पहुंचा हुआ है कि इतने अच्छे पायलट जो बहुत ही शांत और पीसफुल नेचर के थे, बहुत ही प्रोफेशनल थे, उनके फ्लाइंग काल में ऐसा। ये कहानी आपको सिखाती है कि अगर आपके भी बुजुर्ग माता पिता हैं, आप ये सोचते हैं कि एक दिन फ्री होकर उनके साथ समय बिताएंगे, उनको बार बार ये कहते हैं कि जल्द ही मिलते हैं, तो इंतज़ार मत कीजिए, अभी फ़ोन उठाइए, उनके साथ मिलने का समय तय कीजिए और उनके साथ मिलिए, उनके साथ समय बिताइए। इस विमान में 2 पायलट्स के साथ 10 केबिन क्रू मेंबर्स भी थे जो अब हमारे बीच नहीं हैं, और इनमें दीपक पाठक भी शामिल थे जो पिछले 11 साल से एयर इंडिया के साथ काम कर रहे थे। दीपक अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ मुंबई में रहते थे। 4 साल पहले ही दीपक की शादी हुई थी। दीपक अपने परिवार का इकलौता सहारा थे। हर बेटे की तरह दीपक भी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। फ्लाइट में उड़ान भरने से ठीक पहले दीपक ने अपनी माँ को फ़ोन करके गुड मॉर्निंग माँ भी कहा था, लेकिन उस समय उनकी माँ को ये कहाँ पता था कि वो अपने बेटे की आवाज़ आखिरी बार सुन रही हैं। उनका बेटा आखिरी बार उन्हें गुड मॉर्निंग कह रहा है। और विमान हादसे की खबर दीपक के परिवार वालों को मिली तो शुरू में यकीन नहीं कर पाए। उनकी माँ लगातार दीपक का फ़ोन लगाती रहीं और दीपक के फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन दीपक ने फ़ोन नहीं उठाया। और उन्हें उम्मीद थी कि दीपक फ़ोन तो ज़रूर उठाएगा, लेकिन फ़ोन उठा नहीं। और हादसे की वजह से एक माँ की जो उम्मीदें हैं, उनका दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। बहुत ज़्यादा करके वो बच्चा था, वो सबसे मन में जो मिलता है वो सब, बच्चे से लेके बड़े सबको रिस्पेक्ट से बात करता था, सबसे अच्छा हंसमुख के रहता था और बहुत मन में छोकरा था। उसको ये था कि एक दिन में कुछ ना कुछ अच्छा बन जाए। रखना, सबको आवाज देना और अपना ड्यूटी अच्छे से निभाना, वही हिसाब से वो चलता था। और सब ये कॉम्प्लेक्स वाले जो भी है उनके साथ भी अच्छा बैठना उठना, सबको रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट लेना, वही उसका नेचर है। और बहुत मेहनत से वो ये पोस्ट पे पहुंचा था। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो अभी और जिंदा रहना चाहते थे, अपने परिवार के साथ और समय बिताना चाहते थे, जो लंबी जिंदगी जीना चाहते थे, जिनके पास बहुत काम था और लगातार ये सोचते थे कि कल ये काम करते हैं,
कल मिलेंगे। लेकिन जिंदगी कैसे एक झटके में छोड़कर चली जाती है, आज हमें ये सीखना चाहिए। समय की कमी है, कहानियां तो हमारे पास बहुत सारी थी, लेकिन हम सारी कहानियां आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। 3 मिनट का ब्रेक है और उसके बाद जल्दी से दोबारा लौटते हैं। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर। पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन TMT। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात है, टफकॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। इस प्लेन में जो क्रू था उसकी 2 सदस्य, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। ये मणिपुर की थी और इनमें एक मणिपुर के कुकी समुदाय की थी और दूसरी मैतेई समुदाय की थी। मणिपुर में इन्हीं दोनों समुदायों के बीच आपसी संघर्ष चल रहा है, लेकिन ये दोनों एक साथ मिलजुल कर एक ही फ्लाइट में इस देश की सेवा कर रही थी। मणिपुर में इनका परिवार इनकी मौत की खबर पर अब भी यकीन नहीं कर पा रहा। इनका परिवार बार बार इनकी तस्वीरों को देखता है। इन्होंने भी अपने परिवार से वापस आने का वादा किया था, एक ऐसा वादा जो अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आखिर में आपसे बस इतना कहेंगे, जिंदगी आपका अधिकार नहीं है। ये जीवन की जो सांसें हैं इन पर आपका अधिकार नहीं है। ये मत सोचिए कि कल आएगा ही। हम अक्सर यही सोचते रहते हैं कि जैसे हमारा आज का दिन था वैसे ही कल भी होगा। जैसे आज सुबह उठे थे, आज काम पर आए थे, कल भी ऐसा ही होने वाला है। इस हादसे ने आपको इतना तो ज़रूर सिखा दिया होगा। इसलिए आपके पास सिर्फ आज है।
तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी ताकत पर कभी घमंड न करें, क्योंकि हमें एक दिन सब कुछ जीत कर भी मृत्यु से हार जाना है। नमस्कार।